नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेज़ी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस 16वें और अंतिम अध्याय में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत में दलित राजनीति की दशा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हाल ही में हुई बहुजन समाज पार्टी की उत्पत्ति से पहले स्वतंत्र भारत में अस्पृश्य लोगों के लिए कार्यरत पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि आरपीआई। यही वह अंतिम राजनीतिक साधन था जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने रूप दिया था। रिपब्लिकन पार्टी ही शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का परिवर्तित रूप है। यह पार्टी चुनावों के दौरान सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी। इसे उन बौद्धों के लिए अनुपयुक्त संगठन माना गया था जिन्होंने हिंदुत्व का जामा उतार फेंका था। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन अंबेडकर ने वर्ग के आधार पर किया था, न कि जाति के आधार पर। जब से इस पार्टी का गठन किया गया था, यह अनेक समस्याओं से घिरी हुई थी। पहला बड़ा वैचारिक मतभेद था उन लोगों के बीच जिनकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई थी, जिनमें महारों की बहुलता थी, और दूसरा वर्ग था युवा वर्ग, जो अधिक शिक्षित था और महत्वाकांक्षी था, जो शहरों में रहने वाला था। इसी वैचारिक मतभेद के कारण आरपीआई यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन दो वर्गों में हो गया। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद महारों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कार्य करने वाला और इतना निष्ठावान व्यक्ति अब कोई नहीं रहा। वर्ष 1959 तक आरपीआई के दोनों दलों का विभाजन इतना गहरा हो गया था कि दोनों मुख्य दलों ने अपने अलग अलग सम्मेलन किए। अंत में युवाओं के शिक्षित और उन्नतिशील दल जो शहरों में था, उसको पार्टी के संचालन का भार मिला। आरपीआई का यह विभाजन वर्ष 1962 के चुनावों तक चला। यह दल महाराष्ट्र से लोकसभा में एक भी सीट पाने में असफल रहा। उसी वर्ष इसने राज्य विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में मुट्ठी भर सीटें ही हासिल कर पाया। उत्तर प्रदेश में आरपीआई ने अपनी जड़ें मजबूत की, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर का बहुत गहरा प्रभाव था, खासकर आगरा, अलीगढ़ के शहरों में। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इस पार्टी को अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली। यह पार्टी महाराष्ट्र से अधिक उत्तर प्रदेश में सफल रही। उत्तर प्रदेश में इसकी सफलता का श्रेय बौद्ध राजनीतिज्ञ श्री बीपी मौर्य को जाता है, जो स्वयं जाटव वंश के थे। उन्होंने अछूतों और मुसलमानों को संगठित किया था। मुसलमानों और अस्पृश्यों के बीच संवेदना का यह गठबंधन अधिक समय तक टिका नहीं रहा। 1969 में कांग्रेस के बीच हुए विभाजन ने इस चुनावी प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह बदल दिया। वर्ष 1971 में बीपी मौर्य और पार्टी में ही उनके सबसे प्रखर विरोधी रामजी राम दोनों ही लोकसभा में वापस लौटे, श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि बनकर। इस तरह उत्तर प्रदेश में आरपीआई के महत्व का अंत हुआ। महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद एक पार्टी का अंत हुआ तो दूसरी का उदय। वर्ष 1970 में एक संगठन विकास में आया जो स्वयं को दलित पैंथर कहता था। इसका गठन दलित वर्ग के लिए हुआ और इसका नाम दलित पैंथर अमेरिका के ब्लैक पैंथर से लिया गया था। इस समय भारत में दलितों के लिए एक सशक्त नेता का अकाल सा था। दलित पैंथर भी दलितों के संपर्क में पूरी तरह नहीं आ पाया था, क्योंकि अधिकतर महार अब भी अशिक्षित थे और गांवों के थे। कुछ ही वर्षों में यह पार्टी भी रिपब्लिकन पार्टी की तरह अपने वैचारिक और व्यक्तिगत मतभेदों की शिकार हुई। यह वैचारिक मतभेद 1974 में विशेषकर तब नजर आया
जब नामदेव घासल और राजा ढाले दो नेताओं के रूप में नजर आए। ढाले दल के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सामूहिक बौद्ध धर्मांतरण हुआ था। भविष्य में बौद्ध धर्म की चेतना फैलाने से इन्हें मुख्य रूप में लाभ प्राप्त होता। नामदेव घासल दूसरी तरफ अधिक कट्टरवादी वामपंथी थे, मार्क्सवादी थे। अतः डॉक्टर अंबेडकर और उनके धर्मांतरण आंदोलन को अधिक महत्व नहीं दिया गया। उनके लिए अस्पृश्यता का अंत एक वर्ग की आर्थिक दुर्दशा का अंत था, न कि एक जाति, धर्म और आत्मसम्मान का। इस दृष्टिकोण को देखते हुए घासल ने सीबीआई को दलितों का नेता माना, पर कुछ ही वर्षों में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ कार्यक्रम को देखते हुए आपातकाल के दौरान घासल को विश्वास हो गया कि यह एक ऐसा नेता है जो सच में गरीबों का हितैषी है। उनके दल ने वर्ष 1977 के चुनावों में कांग्रेस को समर्थन दिया। दलित पैंथर अब तक अपने लिए कोई मुख्य रोल तय नहीं कर पाए थे। वे राजनीति में सक्रिय थे, पर बिना किसी राजनीतिक पार्टी के। उनके पास खुद के लिए भी कोई सशक्त कार्यक्रम नहीं था। वह महारों के संपर्क में भी नहीं आ पाए और न ही अछूत जाति से सीधे संपर्क साध पाए। पैंथर पार्टी की समाप्ति पर जो खालीपन रह गया था, वह किसी दूसरी पार्टी या दूसरे संगठन द्वारा नहीं भरा गया, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से एक साहित्यिक आंदोलन द्वारा भरा गया। एक संपूर्ण नया साहित्य प्रकाश में आया जो वर्ण भेद का विरोधी था। लेखकों ने अछूतों के जीवन के भीतर पूरी तरह यह पहली बार झांका। कुछ लेखक तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। दलित साहित्य और उसके लिखने वाले लेखक प्रसिद्ध हुए और उनके द्वारा लिखा गया साहित्य सच में ही महत्वपूर्ण योगदान माना गया। दलित साहित्य लेखन सिर्फ महाराष्ट्र में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कर्नाटक में भी बड़े पैमाने पर हुआ। इस आंदोलन की उत्पत्ति 1974 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री के दिए गए भाषण में देखी जा सकती है। वासलिंगप्पा, जो अछूत जाति के थे, राज्य की भाषा को भापा माना। उनके मस्तिष्क में यह विचार थे कि आम आदमी और उसके जीवन पर लिखे गए साहित्य का कन्नड़ भाषा में अकाल है। आम आदमी में अछूत भी है, जिन्हें आदि कर्नाटक कहा जाता है। उनका यह भाषण भूसे में गिरी एक चिंगारी की तरह था, जो तुरंत आग पकड़ लेती है। उनके इस भाषण का जय घोष और खंडन दोनों ही हुए। कट्टर कन्नड़ साहित्यकारों के अनुसार अछूत मंत्री ने इस तरह के विचार अपने भाषण में देकर कन्नड़ साहित्य को बदनाम किया था। आश्चर्यजनक रूप से उभरते दलित लेखकों और काफी दलित साहित्य लिखने वालों के लिए इस भाषण ने लिखने के एक नए दरवाजे खोल दिए। 1974 में दलित लेखकों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें हजारों लेखकों ने भाग लिया। धीरे धीरे यह दलित साहित्य आंदोलन कई दिशाओं में जोर पकड़ने लगा। उदाहरण के लिए, युवा दलित लेखकों के एक समूह ने एक लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका सुगथी निकालनी आरंभ की, जिसमें लोकप्रिय संस्कृति, फिल्मी लेख और राजनीतिक व सामाजिक दलित संवादों को महत्व दिया गया। इसका पाठक वर्ग अधिकतर आदि कर्नाटक का था। वर्ष 1988 में इस पत्रिका का प्रसार 65,000 प्रतियां था। डॉक्टर अंबेडकर के दिशा निर्देशों के बिना यह दलित साहित्य आंदोलन किसी ठोस राजनीतिक मंच का गठन नहीं कर पाया। कर्नाटक के दलितों ने दलित पार्टी के गठन के बारे में नहीं सोचा। वहाँ दलित संघर्ष समिति का गठन हुआ, जो राज्य के विभिन्न दलित संगठनों के लिए कार्य करती थी। दलित कार्यकर्ता आदि कर्नाटक समाज के बच्चों और बड़ों में चेतना जगाने का काम करने लगे। काफी दलित कार्यकर्ताओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के साहित्य का ज्ञानार्जन करने लगे। यह सच है कि कर्नाटक आंदोलन ने डॉक्टर अंबेडकर के महाराष्ट्र आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की।
पर कुछ कार्यकर्ताओं ने नौकरी में तथा संसद में सीटों के आरक्षण का विरोध किया। उन्हें यह आरक्षण एक ट्रैप की तरह लगा जो उन्हें प्रगतिवादी विचारधारा से अलग करता था और दलित समाज के हित के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करने में रुकावट पैदा कर रहा था और विधानसभा में आरक्षित सीटों पर आए प्रतिनिधियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। कर्नाटक में सैद्धांतिक व वैचारिक मतभेद के आधार पर विभाजन नहीं हुआ, पर महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन को लेकर तनाव आने लगा, जिसने इस आंदोलन को विनाशकारी ढंग से प्रभावित किया। कर्नाटक का दलित आंदोलन शहरों तक ही सीमित रहा। कर्नाटक के गांवों के दलित वर्ग को इस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया, जहां दलितों की मुख्य आवश्यकता साक्षरता, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास की थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के गांवों में इस आंदोलन को गतिशीलता नहीं मिली। बिहार में इसी आंदोलन के कारण क्रांति की लहर आई, जिसने मार्क्सवादी विचारधारा को जन्म दिया। इससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि मार्क्सवादी विचारधारा ही सही विचारधारा है और दलितों के विकास के लिए, या यह कि डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत ग्रामीण भारत के विकास में कम सहायक हैं। हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम ने ग्रामीण तथा शहरी दलितों के हित व विकास के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को ध्यान में रखकर ही कार्य किया था। बिहार में इस आंदोलन को गतिशीलता कुछ प्राथमिक विषयों को लेकर ही मिली है, जैसे सामाजिक सम्मान, भूमि अधिग्रहण व वेतन वृद्धि। यही वे विषय हैं जिनका सीधा असर अस्पृश्यों की उन्नति पर पड़ता है। यही वे विषय हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की स्वतंत्र लेबर पार्टी के मूल में थे और सिद्धांत कुछ हद तक बाद में निर्मित रिपब्लिकन पार्टी और दलित पैंथर के भी थे। परंतु इन सभी दलों ने वास्तविक रूप में इन कार्यक्रमों पर कार्य पूरी क्षमता से नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह संगठन गांव के महारों से दिनों दिन कटते गए। इसी तरह महारों के अलावा बाकी सभी समुदायों से भी कुछ हद तक इन समस्याओं में बौद्ध धर्म का भी हस्तक्षेप रहा। व्यक्तिगत सशक्तिकरण के गुणों से युक्त होने के बावजूद बौद्ध धर्म ने महारों की तात्कालिक समस्याओं या अन्य ग्रामीण अछूतों की समस्याओं के लिए आवाज नहीं उठाई। अभी तक महाराष्ट्र के दलित नेतृत्व में बौद्ध धर्म के आधार पर ही गांवों में अशिक्षित अछूतों की उन्नति की संभावना योजनाएं बनी हैं, परंतु खेदजनक बात यह है कि महार बौद्धों तथा अन्य गरीब हिंदुओं के बीच खाई बढ़ती जा रही है। परंतु इन सभी सीमाओं के बावजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा चलाया गया आंदोलन पश्चिमी भारत में गतिशीलता लाने तथा चेतना जगाने का सशक्त माध्यम बना। बाबा साहब के विचार तथा जीवन दर्शन देश के अन्य भागों में भी विकास व उन्नति के रूप में सामने आया। महाराष्ट्र में ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संग्रहित लेखों की पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म के पुनः प्रकाशन को लेकर प्रदर्शन तथा विरोध प्रदर्शन किए गए। इसके प्रकाशन या पुनः प्रकाशन को लेकर महाराष्ट्र सरकार एवं दलित विद्वान एकमत नहीं हो पाए। बाबा साहब के जीवन काल में ही इनको एक उत्तेजक लेखों का रूप माना गया था और उनके न रहने के बाद भी स्थिति वही है। इस पुस्तक को अब भी विवादास्पद माना जा रहा है। आज केवल महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को गंभीरता से लिया जा रहा है। देश के बाकी स्थानों में भी बाबा साहब केवल पोस्टरों या बुतों के रूप में ही मिल रहे हैं। आज बाबा साहब अपने शिष्यों तथा राजनीतिज्ञों के बीच केवल एक प्रतिबिंब के रूप में ही रह गए हैं, जिससे लोग यह बताना चाहते हैं कि वे अपनी जाति तथा समाज के लिए संघर्षरत हैं।
दलितों की छवि सुधारने के बजाय आज 21वीं शताब्दी में लोग अपनी छवि सुधारने में व्यस्त हैं। आज इन सब में सबसे अधिक धक्का गांधी जी की छवि को पहुंचा है। कभी हरिजनों के हितैषी माने जाने वाले गांधी जी को आज दलित वर्ग स्वयं ही नकार रहा है, उनके विचारों की अवहेलना कर रहा है। आज डॉक्टर अंबेडकर के विचार ही हैं जो हजारों रास्ते दिखा रहे हैं विकास तथा दलित प्रगति के, वैसे ही जैसे डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन काल में हजारों लोगों का पथ प्रदर्शन करते थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपको पसंद आई होगी और अधिक जानकारी के लिए आप इसे खरीद कर पढ़ भी सकते हैं और अपने फीडबैक भी आप हमें भेज सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।